वेलकम जी टू दिस नेक्स्ट लेसन ऑन इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। इस पर्टिकुलर लेसन के दो ऑब्जेक्टिव्स हैं। नंबर वन, हम ये देखेंगे कि इन्फ्लेशन कैसे इम्पैक्ट करती है हमारे बिजनेस ऑपरेशंस को, और नंबर टू ये देखा जाएगा कि इंटरेस्ट रेट या शरह सूद कैसे इम्पैक्ट या इन्फ्लुएंस या असरअंदाज कर सकती है हमारे बिजनेसेस को। ये ध्यान में रखिए कि दोनों बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। कम या ज्यादा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दोनों फैक्टर्स छोटे या बड़े बिजनेसेस को बड़ा सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करती है। दूसरे अल्फाज में अच्छा खासा इम्पैक्ट करती है। इसीलिए जब भी बिजनेस की डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग या स्ट्रैटेजी मेकिंग, वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो रही हो, तो उसमें इन दोनों फैक्टर्स को बशमूल बहुत सारे और फैक्टर्स ऑफ कोर्स अगर मद्देनजर ना लाया जाए तो बिजनेस ऑपरेशंस बड़ी हद तक खराब या डिस्टॉर्ट हो सकते हैं और बात नुकसान तक जा सकती है। सो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम देखें कि ये दोनों फैक्टर्स जो कि बड़े लाइव फैक्टर्स हैं इकोनॉमी के, ये कैसे इम्पैक्ट कर सकते हैं हमारे बिजनेसेस को। सो वन बाय वन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी कि इन्फ्लेशन कैसे इम्पैक्ट करती है बिजनेसेस को, और बिफोर डूइंग दैट लेट्स डिफाइन inflation. So inflation is the increase in general level of prices over a specified period of time. या दूसरे अल्फाज में किसी मखसूस दौरानिये में या वक्त में कमोडिटीज या प्रोडक्ट्स की प्राइसेस में कितना इजाफा हुआ, उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। यूजुअली आप किसी महीने की इन्फ्लेशन भी स्टडी कर सकते हैं, आप क्वार्टरली भी इन्फ्लेशन देख सकते हैं, समय एनुअली भी देखी जाती है। और हमारे बजट डॉक्यूमेंट में जैसे कि एनुअली इन्फ्लेशन की फिगर्स को रिलीज किया जाता है, रिसेंटली भी किया गया। सो एनीवेज ये इम्पोर्टेंट फैक्टर इसलिए है बिकॉज अगर सोसाइटी में या इकोनॉमी में जनरल लेवल ऑफ प्राइसिंग जो है वो बड़ी तेजी से बढ़ रही है या बढ़ी, या दूसरे अल्फाज में अगर इन्फ्लेशन की जो मैग्नीट्यूड है या इंटेंसिटी है या ये इन्फ्लेशन का तनासब वो बड़ा हाई रहा माजी करीब में या अभी बहुत हाई है, तो नेचुरली हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाएगी। ये प्रोफाउंड इम्पैक्ट है इन्फ्लेशन का बिजनेसेस पर। या दूसरे अल्फाज में हमारे बिजनेस ऑपरेशनल जो एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। नेचुरली अगर हमारे एक्सपेंडिचर्स बढ़ रहे हैं तो हमारी अल्टीमेट जो प्रोडक्ट है जो कि हम कस्टमर को दे रहे हैं, हमें उसकी प्राइस भी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम वो प्राइस नहीं बढ़ाएंगे तो जाहिर बात है फिर हमें प्रॉफिट्स में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और जब प्राइसेस बढ़ेंगी तो आगे क्या होगा? आगे जाहिर बात है कस्टमर्स की बाइंग पावर श्रिंक होगी। मजीद देख लेते हैं इन्फ्लेशन की दो टाइप्स में। इन्फ्लेशन दो टाइप्स की होती है या दो काइंड्स की होती है, दो कैटेगरीज की होती है, दो एग्जाम की होती है, कुछ भी कह लीजिए। नंबर वन, इट्स कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, और नंबर टू इट्स डिमांड पुल इन्फ्लेशन। वन बाय वन इनको भी देख लेते हैं। As far as cost push inflation is concerned, ये जनरल इंक्रीज इन प्राइसेस कॉज होता है ड्यू टू पैदावारी लागतों की कीमत बढ़ने में। मिसाल के तौर पे अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स महंगी हो जाती हैं तो नेचुरली डेवू एक्सप्रेस हो या वो फैजल मूवर्स हो या फिर वो कोई कार्गो की कंपनी हो जैसे कि TCS है, कुरियर फर्म, या DHL है, ये तमाम अपनी सर्विसेज की प्राइसेस बढ़ाते हैं, इन्हें बढ़ाना पड़ती है। वजह क्योंकि बुनियादी रॉ मटेरियल जिस पर इनका ऑपरेशन बड़ी हद तक डिपेंड कर रहा होता है, या वन ऑफ द बेसिक रॉ मटेरियल्स जिन पर इन बिजनेसेस के जिनके हमने अभी नाम लिए हैं, इनके ऑपरेशंस डिपेंड कर रहे होते हैं, उस रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई। सो
because of the increase in the cost of basic raw material of our firm, we increased the prices of our finished goods. This particular form of inflation is cost push inflation in a micro level. ये cost push inflation है. अब ये जारी बात है, इन प्राइसेस, इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस का जो इम्पैक्ट है ये सिर्फ चंद एक फर्म्स तक महदूद नहीं रहता. वो तमाम फर्म्स या प्रोडक्ट या गुड्स या सर्विसेज डिलीवर करने वाली जो बिजनेसेस हैं, वो तमाम इसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो ऑब्जर्व करती हैं. वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के कैरियर्स या मर्चेंट्स हों, वो क्यों ना बड़ी बड़ी एयरलाइंस हों, वो इवन क्यों ना हमारे जो पोल्ट्री की इंडस्ट्री है जिसका ताल्लुक मोबिलिटी और ट्रांसपोर्टेशन से बहुत ज़्यादा होता है, वो हमारी एनर्जी सेक्टर है जो कि एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि वो बहुत बड़ा मैसिव इक्विटी रखने वाले सेक्टर्स हैं. लेकिन स्टिल जब उनका रॉ मटेरियल जिससे वो अल्टीमेटली बिजली बना रहे हैं, या वो बिजनेसेस जो अल्टीमेटली अपनी प्रोडक्ट्स फार्म से लेकर या मार्केट्स तक लेकर आ रहे हैं, और उसमें बुनियादी जो कॉस्ट है वो ट्रांसपोर्टेशन की इन्वॉल्व होती है, तो अगर वो बुनियादी कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बढ़ रही है तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट की प्राइस या फिनिश्ड गुड की प्राइस भी बढ़ रही है. और ये फिनोमेना हमारा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहलाता है. अगर इसकी इंटेंसिटी ज्यादा हो जाए, जैसे कि रिसेंट पास्ट में आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे इन्फ्लेशनरी जो फूड इन्फ्लेशन के फिगर्स थे वो अराउंड 25% को टच कर रहे थे. जनरल से हमारा इन्फ्लेशन का लेवल था वो अराउंड 12% के अराउंड था, यानी डबल डिजिट इन्फ्लेशन जिसे आमतौर पे कहते हैं. बड़ी तनकीद के जद में आती है यूजुअली सोसाइटी में. उसकी वजह यही होती है कि जब बहुत सारी चीज़ों की प्राइसेस बढ़ जाती हैं, बिलखसूस वो तमाम चीज़ें जो कि हमारी डेली लाइफ से ताल्लुक़ रखती हैं, हमारी डेली कंजम्पशन या जो हमारी डेली की फूड बास्केट है उससे उसका ताल्लुक़ है, हमारी लाइफस्टाइल या ज़िंदगी की गुजर बसर से उसका ताल्लुक़ है. जब उन तमाम चीज़ों की प्राइसेस इसलिए बढ़ती हैं बिकॉज जो बुनियादी रॉ मटेरियल्स हैं उनकी प्राइसेस बढ़ गई हैं समहाउ. वो यूटिलिटी की प्राइसेस हैं, वो पेट्रोलियम के प्राइसेस हैं, या वो इम्पोर्ट्स की प्राइसेस हैं, वो किसी भी वजह से. सो प्रोडक्ट्स की प्राइसेस बढ़ जाती हैं. जब प्रोडक्ट्स की प्राइसेस बढ़ती है तो हमारी बाइंग पावर एज कंज्यूमर्स कम हो जाती है. जब हमारे बाइंग पावर एज कंज्यूमर्स कम हो जाती है तो हम बहुत सारी अपनी स्पेंडिंग तर्क करके बड़ी महदूद किस्म की स्पेंडिंग पर आ जाते हैं. तो ऐसे में ऑफ कोर्स अगर मैं मार्केट में बिजनेस कर रहा हूँ और इन्फ्लेशन की वजह से मेरे कस्टमर्स की पॉकेट श्रिंक हो गई है, तो मेरी पॉकेट भी अल्टीमेटली श्रिंक या महदूद इसलिए हो जाएगी बिकॉज मेरा कस्टमर का टर्नओवर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा बिकॉज ऑफ देयर रिडक्शन इन बाइंग पावर, बिकॉज ऑफ द जनरल इंक्रीज इन प्राइसेस. सो ये कैटेगरी होगी. नंबर 2 जो हमारी कैटेगरी इन्फ्लेशन की वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है. बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि सर्टेन प्रोडक्ट्स या कमोडिटीज की अचानक से डिमांड बढ़ जाती है. ऐसे में जो उन कमोडिटीज या प्रोडक्ट्स के प्रोड्यूसर्स हैं वो अपनी प्राइसेस को इंक्रीज कर देते हैं बिकॉज उन्हें ये पता होता है कि वो अगर प्राइसेस इंक्रीज भी कर लेंगे तो उनकी प्रोडक्ट अल्टीमेटली बिक जाएगी. हमें अगेन बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है. अगर आप करंटली जो हमारा कोविड का सिचुएशन है इसमें देखें तो आपने देखा होगा कि जैसे ही लोगों ने अपनी स्पेंडिंग हाइजीन पर या एंटी जो हमारे क्लीनर्स हैं, डिसइंफेक्टेंट्स हैं, उनकी तरफ लोगों का रुझान बढ़ा, लोगों का सोप्स की तरफ रुझान बढ़ा, लोगों का हैंड वॉशेज और सैनिटाइजर्स की तरफ रुझान बढ़ा, तो प्राइसेस बढ़ गई. प्रोड्यूसर्स ने प्राइसेस बढ़ा दी. वजह बिकॉज दे न्यू दैट कि the buyers are ready to pay more. They are willingly going to spend more. And they did. क्यों? बिकॉज उन सर्टन कमोडिटीज की डिमांड बढ़ गई और ये मार्जिन पैदा हो गया अगेन बिजनेसेस के पास कि वो अपनी प्राइस. सो यहाँ पर ट्रिगर कंप्लीटली डिफरेंट है.
यहाँ पर बुनियादी लागत यानी सैनिटाइजर बनाने की बुनियादी लागत या उसका बुनियादी इंग्रेडिएंट महंगा नहीं हुआ, भूखे में भी वो भी महंगा हो गया बिकॉज उसकी भी तलब ज्यादा होगी, लेकिन पॉइंट ये है कि वो इंग्रेडिएंट्स अब भी उसी लागत में बनाया जा सकता है या वो सैनिटाइजर अब भी उसी लागत में बनाया जा सकता है अगर उनकी बुनियादी इंग्रेडिएंट्स की कीमतें ना बढ़ी हों, जो कि नहीं बढ़ी बुनियादी तौर पे। सिर्फ इस वजह से बढ़ी हैं उन तमाम चीज़ों की कीमतें बिकॉज अल्टीमेटली लोगों का एक बहुत बड़ा सैलाब जो है वो इन प्रोडक्ट्स को खरीदने पहुंच गया और एवरीबडी वॉज रेडी टू पे मोर फॉर। एनीवेज, इन्फ्लेशन इन एनी फॉर्म कंज्यूमर्स की बाइंग पावर को कम करती है, दोनों फॉर्म्स। ये कंज्यूमर्स की, अब जारी बात है अगर लोग अपनी महंगे सैनिटाइजेशन का या फिर डिसइंफेक्टेंट्स पर या फिर अपनी हाइजीन पर स्पेंड कर रहे हैं तो बहुत सारी चीजों को वो कट कर रहे हैं, वो जो बहुत सारी एक्सपेंडिचर्स अपने वो कट कर रहे हैं, उनसे जो बिजनेसेस रिलेटेड हैं वो बिजनेसेस सफर करते हैं। आप कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की सीन में भी देख रहे हैं तो वहां भी यही है, अगर प्राइसेस बढ़ रही हैं तो अल्टीमेटली बाइंग पावर कम हो रही है, अगर बाइंग पावर कम हो रही है तो डिमांड कम हो रही है, वही फिनोमेना जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। डिमांड कम हो रही है तो अल्टीमेटली बिजनेस की सेल्स कम हो रही है, सेल्स कम हो रही है तो रेवेन्यूज कम हो रहे हैं, रेवेन्यूज कम हो रहे हैं तो प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं और बिजनेस अपना बुनियादी ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव नहीं कर पाएगा। मूविंग ऑन टू द सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर लेसन, वो ये है कि इंटरेस्ट रेट का जो उतार चढ़ाव है वो कैसे इम्पैक्ट कर सकता है बिजनेसेस को या बिजनेस के ऑपरेशंस को। इंटरेस्ट रेट या शरह सूद शायद अगर हम ज्यादा वाकफियत ना रखते हो या नहीं रखते तो हमें लगता होगा कि ये शायद बैंक्स का सब्जेक्ट है या मे बी इसका ताल्लुक शायद बड़े बड़े इदारों से है या उनसे है जो कि कर्जे लेते हैं या कर्जे देते हैं। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि इंटरेस्ट रेट की बढ़ोतरी या उसका कम होना, उसका इंक्रीज या डिक्रीज एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट रखता है सोसाइटी की तकरीबन हर एलिमेंट पर और बिजनेसेस तो ऑफ कोर्स हम बिजनेसेस पर इसका इम्पैक्ट देख रहे हैं तो बिजनेस पर डेफिनेटली बहुत ज्यादा असर पड़ता है। कैसे, ये देख लेते हैं। देखिए, इंटरेस्ट रेट कम या ज्यादा होने का फैसला सेंट्रल बैंक करता है किसी भी मुल्क का। हमारे केस में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, वो शरह सूद बढ़ाने का और कम करने का फैसला मॉनेटरी पॉलिसी में करता है। ये आगे के टॉपिक हैं, इसकी कवरेज बाद में करेंगे, क्यों बढ़ाई जाती है, क्यों कम की जाती है। लेकिन पॉइंट ये है कि ये इदारा कम या ज्यादा करता है। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं, मिसाल के तौर पे जैसे कि जो पिछला हमारे अभी रिसेंट 2 साल गुजरे हैं, इसमें इंटरेस्ट रेट ज्यादा रहे हैं। 13.25% तक इंटरेस्ट रेट किया, जो कि स्टेट बैंक ने खुद इंक्रीज किया। अब क्योंकि कोविड वगैरह की वजह से उन्हें और कुछ इकोनॉमी श्रिंकेज की वजह से उसको रिड्यूस करना पड़ा, जो कि उन्होंने किया। लेकिन पॉइंट ये है कि प्रेडोमिनेटली इस पर्टिकुलर एरा में इंटरेस्ट रेट्स ज्यादा रहे। उसकी अपनी लॉजिक्स होती हैं, वो हमारा मौजूद नहीं है। इंटरेस्ट रेट जब बढ़े तो हुआ क्या बिजनेसेस पर इम्पैक्ट? वेल, उस पर 3 बुनियादी असरात मुरतब हुए बिजनेसेस पर, या 3 हवालों से बिजनेसेस पर असर हुआ। 1, बिजनेसेस के जो नंबर 1 एक्सपेंडिचर्स हैं या एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ गए। नंबर 2, बिजनेसेस की एक्सपेंशन जो प्लान्स हैं वो इफेक्ट हुए। और नंबर 3, बिजनेसेस के सेल्स या रेवेन्यूज इंपैक्ट हुए या असरअंदाज हुए। तीनों को 1 बाय 1 मैं आपको समझा देता हूं। नंबर 1, इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से, मिसाल के तौर पे अभी हम बढ़ोतरी का इम्पैक्ट देख रहे हैं। इंटरेस्ट रेट जब बढ़ता है तो क्या होता है? जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो नंबर 1, बिजनेस के अखराजात बढ़ जाते हैं। ये जहन में रखिए कि बहुत सारे बिजनेसेस कम या ज्यादा फाइनेंसिंग या क्रेडिट पर अपने ऑपरेशंस चला रहे होते हैं, या वो स्टार्टअप क्रेडिट पर हो रहे होते हैं, फाइनेंसिंग पर हो रहे होते हैं, कर्जे पर हो रहे होते हैं, या वो चलाओ से कर्जे भर रहे होते हैं। कम या ज्यादा बहुत सारे बिजनेसेस जो है बहुत बड़ी तादाद में वो कर्जाजात, तो जाहिर बात है जब शरह सूद बढ़ जाता है तो उन्हें कर्जाजात पर अपनी जो अदायगी करनी है किस्तों की,
उस पर जाहिर बात है शरह सूद ज्यादा देना पड़ता है। तो जब शरह सूद ज्यादा देना पड़ता है तो उनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाती है, उनके अखराजात बढ़ जाते हैं। अखराजात बढ़ जाते हैं तो उन्हें अपनी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ानी पड़ती है, वही बड़ी पुरानी कहानी। और जब प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ानी पड़ती है तो जाहिर बात है फिर अल्टीमेटली कस्टमर डज नॉट लाइक दैट। और जब इफ कस्टमर डज नॉट लाइक दैट तो ट्रांजैक्शन फिर इतनी स्मूथली नहीं हो पाएगी और आपके बिजनेस पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। नंबर 2 जो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने का इम्पैक्ट है वो बिजनेस की एक्सपेंशन प्लान्स जो हैं वो बैक सीट पर चले जाते हैं। देखिए बिजनेसेस बहुत सारे केसेस में अपनी एक्सपेंशन जो है, एक्सपेंशन हम कहते हैं बिजनेस के मैग्नीट्यूड या हुजम या बिजनेस के साइज को या बिजनेस की जो रीच है उसको बढ़ाना। मिसाल के तौर पे आज आपकी एक ब्रांच है, आप सोचते हैं कि यार बिजनेस बढ़ सकता है, मार्केट में डिमांड ज्यादा है, आपकी प्रोडक्ट तलब की जा रही है, आप कहते हैं मैं दूसरी ब्रांच खोल लेता हूँ। बहुत सारे केसेस में ये जो लोग दूसरी ब्रांच खोलते हैं या अपनी फैक्ट्री बढ़ा रहे हैं या अपनी नई मशीनें लगा रहे हैं वो उसकी फाइनेंसिंग कराते हैं, बैंक से कर्जा लेते हैं और सारी बात है उस कर्जे पर सूद देते हैं। और जब सूद स्टेट बैंक ने बढ़ा दिया तो फिर जारी बात है आपको एक्सपेंशन बड़ी महंगी पड़ेगी। तो बहुत सारे केसेस में लोग वो एक्सपेंशन के जो प्लान है वो बैक सीट पे करने का मतलब ये कि उसे पेंडिंग कर देते हैं उस वक्त तक के जब तक इंटरेस्ट रेट नीचे ना आ जाए, क्योंकि वो एक्सपेंशन उनको बड़ी महंगी पड़ रही होती है। नंबर 3, फर्म के रेवेन्यूज कम हो जाते हैं। वेल थोड़ा बहुत हिंट शायद आपको पहले ही फैक्टर में मिलेगा। जब कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ गई है तो जब प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी तो अल्टीमेटली सेल्स को हिट आएगी। लेकिन इससे बड़ा एक इशू मैं आपके साथ स्पेसिफिकली डिस्कस करना जा रहा हूं, वो कंज्यूमर फाइनेंसिंग की जिम्मे में है। और फरमाइएगा, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो ये ध्यान में रखिए कि बहुत सारे ऐसे लोग मार्केट में मौजूद हैं जो बहुत सारी कंपनियों से बहुत सारी चीजें कर्ज पर लेते हैं। ये सवाल से बात हो रही है। बहुत सारे लोग गाड़ियां कर्ज पर लेते हैं। आपने ऑटो फाइनेंसिंग की प्रोडक्ट हर बैंक में एडवर्टाइज होती हुई देखी होगी, आपके आसपास बहुत सारे लोगों ने लीज पर गाड़ियां ली हुई। बहुत सारी लोग होम फाइनेंसिंग करवाते हैं। बहुत सारी अप्लायंसेस लोग आजकल आपको मोबाइल फोन इंस्टॉलमेंट्स पर मिल जाते हैं मुख्तलिफ बैंक, Daraz.pk भरा हुआ बैंक की डील्स। सो व्हेन द इंटरेस्ट रेट गोज अप तो ऐसा तमाम कस्टमर जो कि बुनियादी तौर पे कंज्यूमर फाइनेंसिंग के जरिए प्रोडक्ट्स को खरीदा है या सादा अल्फाज में कर्ज पर चीजें खरीदता है, इंस्टॉलमेंट्स पर बैंकों से चीजें खरीदता है, ऐसे लोग पीछे हो जाते हैं। बिकॉज उन्हें पता है कि उन्होंने फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए की गाड़ी लेनी है और अगर वो 2-3 साल पहले डिसाइड करते तो उन्हें शायद उस पर 7% सूद देना पड़ता कर्ज की वापसी पर। और अगर आज से 3-4 महीने पहले देख लें तो उसे फिर शायद 13% देना पड़ता। सो पॉइंट क्या, उसे महंगी पड़ रही है। so, ज्यादा इंटरेस्ट रेट होगा तो उसे गाड़ी महंगी पड़ेगी। ऐसे में वो स्टेप बैक कर देते हैं, वो होल्ड कर लेते हैं, वो अपनी सेल डिसीजन को डिक्लाइन कर लेते हैं, वो पीछे हट जाते हैं, कुछ भी कह लीजिए। तो पॉइंट क्या है, फर्म्स का नुकसान है। गाड़ियां कम बिकती, घर कम बिकते हैं। गाड़ियां कम बिकती हैं तो शायद फिर टायर्स भी कम बिकते हों, गाड़ियों की एक्सेसरीज, डेकोरेशन की आइटम्स, ऑडियो सिस्टम, वीडियो डीवीडी गैजेट्स और सिक्योरिटी सिस्टम जो कि लोग एक्स्ट्रा लगवाते हैं, सारी बात है वो भी कम बिकते हैं। घर कम बिकते हैं तो इक्विपमेंट जो आपकी अप्लायंसेस हैं वो कम बिकती होंगी, कंस्ट्रक्शन मटेरियल कम बिकता होगा। तो पॉइंट क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट। अगेन इसकी ज्यादा इम्पैक्ट की डिटेल नहीं है। बाजू का इंटरेस्ट रेट डेफिनेटली बढ़ाने की जरूरत भी होती है, बाजू का इंटरेस्ट रेट को कम रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये बात की बहस है, लेकिन पॉइंट क्या है, इंटरेस्ट रेट का असर, बढ़ने का असर बिजनेसेस पर पड़ता है। हाँ, इसको उलट देख लिए, बड़ा क्विकली टुवर्ड्स द एंड खत्म करते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट कम किए जाते हैं तो नेचुरली जब इंटरेस्ट रेट कम किए जाते हैं तो बिजनेस के अखराजात कम होते हैं, तो अल्टीमेटली वो प्राइस उन्हें बढ़ानी ही नहीं पड़ती, प्राइस वो इवन कम करने की भी उनकी सलाहियत बढ़ जाती है, तो उनकी सेल्स बढ़ जाती है, उनको फायदा होता है क्योंकि एक्सपेंस कम हो गया। नंबर 2, सारी बात है, वो फर्म्स जो एक्सपैंड करना चाह रही हैं, नए नए बिजनेसेस, नए नए ब्रांचेस, नए नए फैक्ट्रीज या नए नए मशीनरी इंस्टॉल कराना चाह रही है, तो उनके लिए क्योंकि फाइनेंसिंग के रेट कम हो गए, कर्ज हासिल करने के रेट कम हो गए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो गई, इंटरेस्ट रेट कम हो गया, सूद कम हो गया, कुछ भी कह लीजिए, तो जारी बात वो एक्सपेंशन कर सकते हो। नंबर 3, अगर इंटरेस्ट रेट कम हुआ है तो जारी बात है मैं आप बहुत सारे लोग मोटिवेट होंगे कि यार क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हो गया है, शरह सूद आधा हो गया है, तो अब हमारी किस्तों
पर जो चीजें हैं वो हम ज्यादा बेहतर तरीके से अफोर्ड कर सकते हैं, तो जारी बात है ऐसे केस में हमारे बिजनेसेस की सेल बढ़ जाएगी अगर हम ऐसी कर्ज पर या बैंक्स के थ्रू चीजें लोगों को मुहैया करते हैं। सो दैट्स दैट, होप कि कुछ ना कुछ आपको अंडरस्टैंडिंग डिलीवर हुआ होगा, नहीं तो वेलकम द क्वेश्चन आंसर सेशंस, सी यू इन द नेक्स्ट।